होता है वो भरोसेमंद विश्वसनीय मानव संसाधन है, जो काम के लिए उसको तैयार किया गया उस काम में वो निपुण है। खापर्डे साहब कहते थे कि समाज में कुछ सोचने वाले लोगों का निर्माण करना, मतलब कैडर बनने के लिए सबसे पहली अगर कोई पुरुषार्थ है, ये रिक्वायरमेंट है, तो वो है कि आदमी का चिंतनशील होना, समाज के प्रति सोचने का उसके अंदर जज्बा होना। कि कैडर का निर्माण अपने आप में एक क्रांति है। तो क्रांति क्या है? राजनीति को भी परिवर्तित कर दिया जाता है, लेकिन राजनीति से भी ज्यादा भी परे होकर समाज में जो परिवर्तन आता है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। मनुष्य का मूल्य वो जिस जाति में पैदा हुआ उससे नहीं होता, उसके कर्म से होता है। डियर मूल निवासी बहुजन साथियों, सर्वप्रथम मैं हमारे समाज में जो महामानव पैदा हुए, जिनके नेतृत्व में हमारे मानवीय अधिकार हमें बहाल हुए, उन सभी मूल निवासी महामानवों को वंदन करता हूं। और आज इस अवसर पर खापर्डे साहब की 6ठी स्मृति वर्षगांठ पर उनकी स्मृति को वंदन करता हूं। साथ साथ खापर्डे साहब के माध्यम से जो लोग इस मिशन में और इस आंदोलन में तैयार किए गए और वो उस कारवा को, जिसको उन्होंने अपने समय में फुले अम्बेडकरी आंदोलन के कारवा को जो खापर्डे साहब ने अपने समय में अपना जीवन समर्पित करके चलाया, उस काम को आगे चला रहे हैं, उन सभी प्रशिक्षित कार्यकर्ता कैडर को सैल्यूट करता हूं। और आज इस व्याख्यान में मैं ये जो विषय हमने व्याख्यान के लिए रखा है कि क्रिएटिंग कैडर इज ए रिवोल्यूशन इन इटसेल्फ, कार्यकर्ता का निर्माण अपने आप में एक क्रांति है, इस विषय पर अपने विचार आपसे साझा करता हूं। सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि हम कैडर किसको कहते हैं, कैडर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। अगर हम डिक्शनरी के मीनिंग से जाए तो देखा जा सकता है कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कैडर का मीनिंग है, कैडर इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस और प्रोफेशन। दूसरी जगह पर एक संदर्भ आता है, कैडर इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट इन ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों भी परिभाषाएं जो डिक्शनरी में उपलब्ध है, दोनों में कैडर का अर्थ एक सामूहिक भाव से दिया गया है कि कैडर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, इस प्रकार का इसमें अर्थ दिया गया है। दूसरा अर्थ जो हम निकालते हैं कि उस ग्रुप का जो सदस्य होता है उसको भी हम कैडर बोलते हैं। दूसरा अर्थ जो हम निकालते हैं उस समूह का, उस कैडर का जो एक व्यक्तिगत सदस्य है उसको भी हम कैडर समझते हैं। मतलब एक प्रशिक्षित लोगों के समूह के अंदर का एक सदस्य, उसको भी हम लोग कैडर समझते हैं। परंतु डिक्शनरी में जो प्राथमिकता दी इसको परिभाषित करने के लिए, वो सामूहिक संदर्भ में, सामूहिक सेंस में इसको दिया गया है। इसके आधार पर अगर मैं इसकी परिभाषा करूं तो वो इस प्रकार से हो सकती है कि कैडर इज ए मिशनरी ट्रूप
Cadre is a missionary troop or a group of people inspired by specific aim, objective and trained to accomplish it. मतलब कैडर एक विश्वस्त संच है, समूह है, जिससे ये अपेक्षा की जाती है कि जो कार्य उनके सामने करने के लिए दिया गया है उस कार्य को वो बखूबी निभा सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की जब उनकी क्षमता सिद्ध होती है कि जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है वो काम वो बखूबी कर सकते हैं और वो सिद्ध कर देते हैं, तब वो कैडर बनते हैं। इस अर्थ से मैं इसको इस प्रकार से डिफाइन कर रहा हूं कि कैडर इज ए मिशनरी ट्रूप और ए ग्रुप ऑफ पीपल इंस्पायर्ड बाय स्पेसिफिक एम, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रेन टू अचीव इट। उसको हासिल करने के लिए वो प्रशिक्षित होते हैं। जैसे हमारे देश की सेना है और सेना के भिन्न भिन्न कैडर है, ग्रुप है, और उनको हमारी बॉर्डर के ऊपर रखा गया है प्रशिक्षण देके, तो ये अनुमान करके रखा गया है कि वो इतने प्रशिक्षित है कि हमारी बॉर्डर को दुश्मन को पार नहीं करने देंगे, और ये बार बार सेना सिद्ध करते रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैडर होता है वो भरोसेमंद, विश्वसनीय मानव संसाधन है, जो जिस काम के लिए उसको तैयार किया गया उस काम में वो निपुण है, एक्सपर्ट है, अपने काम का वो एक्सपर्ट है। अब हम आते हैं, इस विषय में लिखा है क्रिएटिंग कैडर इज अ रिवोल्यूशन इन इटसेल्फ। और ये जो विचार वाक्य है ये खापर्डे साहब के जो हमें मार्गदर्शन मिले हुए हैं उन मार्गदर्शनों में से ये सारगर्भित जो वाक्य यहां पर लाया है, चर्चा के लिए थीम लाई है, ये वहां से आई है। खापर्डे साहब कहते थे कि समाज में कुछ सोचने वाले लोगों का निर्माण करना, कि जो समाज की समस्याओं के बारे में सोचे, समाज की समस्याओं का समाधान करने के बारे में सोचे, अपने को छोड़ करके समाज के बारे में सोचे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। ऐसे लोगों का निर्माण करना महत्वपूर्ण काम है। उन्हीं में से लोग मिशन के लिए कैडर बन सकते हैं। मतलब कैडर बनने के लिए सबसे पहली अगर कोई पुरुषार्थ है, ये रिक्वायरमेंट है, तो वो है कि आदमी का चिंतनशील होना, समाज के प्रति सोचने का उसके अंदर जज्बा होना। तो दूसरा जो उसमें हमारे आज के विषय में जो दूसरी संकल्पना इसमें जो है वो है रिवॉल्यूशन, कि कैडर का निर्माण अपने आप में एक क्रांति है। तो क्रांति क्या है? कैडर के बारे में तो मैंने आपको बताया, मैं अब ये बताना चाहूंगा कि क्रांति क्या है, किसको क्रांति कहेंगे और उसके निर्माण को ही क्रांति कैसे कह सकते हैं। तो रिवॉल्यूशन के बारे में जनरल टर्म्स में you will find that the concept of revolution in general terms has been defined as social revolution are sudden changes in the structure and nature of society. These revolutions are usually recognized as having transformed society, economy, culture, philosophy and technology along with, but more than just पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीति को भी परिवर्तित कर दिया जाता है, लेकिन राजनीति से भी ज्यादा, उससे भी परे होकर समाज में जो परिवर्तन आता है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए कि ये एक विस्तारित परिभाषा है रिवॉल्यूशन की, परंतु हमें दो टुक शब्दों में किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी घटना को समझने की ज्यादा चाहत होती है।
दो टुक में सोशियोलॉजी के एक प्रोफेसर है आयन रॉबर्टसन, उनकी किताब है बड़ी एक सोशियोलॉजी 2005 की पब्लिश। उनकी किताब में वो रिवॉल्यूशन को दो टुक शब्दों में डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि रिवॉल्यूशन इज ए वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। रिवॉल्यूशन मींस वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। जो प्रचलन में व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था का बलपूर्वक उसको नकारना, उसको फेंक देना, मतलब रिवॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि रिवॉल्यूशन जो है उसको लाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। अगर आयन रॉबर्टसन की बात हम समझे तो रिवॉल्यूशन लाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। वो ऐसे ही साधारण प्रक्रिया में प्रकृति के नियम के अनुसार होती नहीं है। परिवर्तन और सुधार दो अलग चीजें हैं। रिफॉर्म एंड रिवॉल्यूशन, दे आर टू डिफरेंट थिंग। वी कैन रिलेट revolution with transformation, but we cannot relate revolution with reform, because reform is a change in part of the system and not the whole system. पूरी सिस्टम को परिवर्तित करना, उसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन। सिस्टम के किसी एक हिस्से में कुछ परिवर्तन करना और जिसकी वजह से व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह हो रहा, उसको रोकना, उसको रिफॉर्म कहते हैं। तो इसलिए साथियों, तीसरी बात नेचुरल साइंस के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि रिवॉल्यूशन, क्रांति, यदि संपूर्ण परिवर्तन है, वर्तमान की व्यवस्था में आमूलाग्र परिवर्तन है, तो वो परिवर्तन कब और कैसे, इसको नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर अगर हम कहे तो रिवॉल्यूशन का सीधा संबंध समय से है। कि यदि कोई परिवर्तन हो रहा है और वो झटपट हो रहा है, कम समय में हो रहा है, तो वो परिवर्तन को क्रांति कहेंगे। वैसे परिवर्तन हिंदी में, अंग्रेजी में है चेंज, और चेंज की कई परिभाषा है, उसके कई सिद्धांत है समाज में जो चेंज होते रहता है। सोशल चेंज, सोशल रेवोल्यूशन डिफरेंट थिंग है। चेंज अलग चीज है और रेवोल्यूशन अलग चीज है। चेंज की तीन प्रमुख परिभाषाएं सामाजिक विज्ञान में की जाती है, सिद्धांत बताए जाते हैं। एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं साइक्लिक थियरी। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा। मतलब परिवर्तन, निसर्ग का परिवर्तन नियम है। ये अभी दुख चल रहा है तो अभी मोदी बहुत दुख दे रहा है देश में लोगों को, अति हो जाएगा तो बदल जाएगा। मतलब नेचुरल प्रोसेस में इट विल इवॉल्व, चेंज विल इवॉल्व, बट दैट इज नॉट द रिवॉल्यूशन। वो क्रांति नहीं है। क्रांति क्या है? एक गाय हमारे हरियाणा में, ये रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आने से पहले एक दिन 4 लीटर दूध देती थी। अब वो गाय एक टाइम में 6 लीटर 8 लीटर दूध देती है और दिन में 3 बार देती है। अगर एक टाइम में वो 8 लीटर देगी और दिन में 3 बार देगी, आती है 24 लीटर। मतलब वही गाय एक दिन में जो पहले 4 लीटर दूध देती थी, वो अब 24 लीटर दूध देती है। ये इसको हमारे एग्रीकल्चर साइंस में इसको कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध में जो क्रांति हुई। वैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, 1 एकड़ जमीन में अगर पहले 5 क्विंटल गेहूं होते थे, तब उस 1 एकड़ जमीन में 12, 13 कुंटल, 15 कुंटल गेहूं आप उपज सकते हैं। उसके अंदर कुछ कारक अपने से डालकर उसमें खाद, पानी, आबो हवा, उसमें परिवर्तन करके आप उसी जमीन से बहुत ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में, कम समय में
अब ज्यादा उत्पादन पाते हैं। इसका मतलब रिवॉल्यूशन का एक फैक्टर रिवॉल्यूशन को समझने का है टाइम, कि कम समय में अधिक काम कर देना, यह रिवॉल्यूशन का एक इंडिकेटर है, उसका एक द्योतक है, उसका एक सूचक है, कम समय में अधिक काम करना। हमारे देश की जनता कई करोड़ है, लेकिन इतने सारे लोगों को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए हमारे पास 1-2 करोड़ केवल सेना है, इतने सारे लोगों की रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि वो सेना को ऐसा प्रशिक्षण दे रखा है कि वो एक आदमी कईयों से भिड़ सकता है, कईयों को खत्म कर सकता है, चाहे बम से कर दे, चाहे गोली से कर दे, और कम समय में कर सकता है। उसका भरोसा है लोगों का उसके ऊपर, इसलिए उसको वहां डटा रखा है, और वो आदमी जो है देश की रक्षा कर रहा है, हमारा सैनिक। इसका मतलब कम लोग और कई लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक प्रशिक्षण की वजह से वो उनके अंदर गुण निर्माण होता है, तत्व निर्माण होता है, और उसी से वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे संदर्भ में मैं आता हूं, और मैं इतनी बात को सिद्ध करना चाहता हूं आज के इस अवसर पर, जो खापड़े साहब ने ये वाक्य दिया हमें प्रेरित करने के लिए, कि कार्यकर्ता का निर्माण अपने आप में क्रांति है। ये समझ उन्होंने हमें दी। कैसे है रिवॉल्यूशन? कैसे है कार्यकर्ता का निर्माण? रिवॉल्यूशन कैसे है? तो समाज के संदर्भ में जो परिवर्तन हम चाहते हैं, जो क्रांति हम चाहते हैं, वो क्रांति ये है कि समाज का जो ढांचा, पहली परिभाषा में मैंने जो पढ़ा, पहली परिभाषा में यह पढ़ा गया कि समाज के ढांचे में द रिवॉल्यूशंस आर, ये सोशल रिवॉल्यूशंस आर सडन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ सोसाइटी। समाज का ढांचा और उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन, एकाएक परिवर्तन, मतलब क्रांति। तो हमारे भारत के समाज में जो वर्तमान ढांचा है, वो वर्तमान ढांचा जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा से स्थापित है, कि हमारे लोग, भारत के लोग जो है, वो ये सोचते हैं, उनको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि मानव के 4 समूह हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसमें जिसको जिस समूह में रखा गया है, जिस वर्गीकरण में रखा गया, उसने उसी का काम करना चाहिए, दूसरा काम नहीं करना चाहिए। और जो उसको विधा दी गई है काम करने के लिए, जो कैलेंडर बना के दिया है उसको ब्राह्मणवाद ने, उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं करने से पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, संकट आ जाएगा, अकाल आ जाएगा। यह ढांचा है भारतीय समाज का, गैर बराबरी की व्यवस्था है। लेकिन जब हमारे समाज में क्रांतिकारी लोग पैदा हुए और उन्होंने इसको सिद्ध किया कि यह फ्रॉड है, यह बकवास है, ऐसा नहीं है, मनुष्य का मूल्य वो जिस जाति में पैदा हुआ उससे नहीं होता, उसके कर्म से होता है। जिन्होंने इसको कहा, बुद्ध से लेकर के कबीर, रैदास, सारे संत महात्मा, बाबा साहब अम्बेडकर तक आते आते, जिन जिन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, जिन्होंने प्रारंभ किया, जिन्होंने स्वीकार किया, जिस समय उन्होंने इसको स्वीकार किया, उनके जीवन में क्रांति आ गई। और जिसने फिर वो सारे आडंबर, ब्राह्मणवादी परंपरा के सारे आडंबर और मानव के बीच में भेदभाव, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली चीजें उसके दिमाग से खत्म हो गई। अब जिसके दिमाग में यह हुआ और उसकी वजह से जिन्होंने इसको स्वीकार किया, उसका जो एक सामूहिक आचरण प्रारंभ हुआ, वो क्रांति है, तत्काल है। वो जिस पल उसके दिमाग में आया, उस पल उसने छोड़ दिया, भरोसा उड़ गया, क्रांति हो गई, उसके जीवन में क्रांति हो गई।
अब अगर एक के हुई और दूसरे ने देखा कि इसके जीवन में क्रांति हो गई, इसके खर्चे बच गए, और इसके ऊपर जो ब्राह्मण लादते थे अपनी परंपराएं वो उसने छोड़ दी, तो बर्डन भी इसका खत्म हो गया, इसका पैसा भी बच गया। दूसरे ने देखा, उसने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। अब जिन्होंने इस भारत में फुले अंबेडकरी विचारधारा से प्रभावित लोग, जिन्होंने गैर बराबरी की भावना, ब्राह्मणवाद को बाबा साहब ने ऐसे डिफाइन किया है, द स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी, गैर बराबरी की भावना, द स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी, ऊंच नीच की भावना, शुद्ध अशुद्ध की भावना, काला गोरा, नीचा ऊंचा, यह भावना जिनके दिमाग से खत्म हो गई, उनके जीवन में क्रांति हो गई। और जिन लोगों ने उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को प्रशिक्षित कर लिया, वो कैडर जिन्होंने ये अडॉप्ट किया, जैसे निर्माण हुए वैसे ही उनके जीवन में और उन जिनके साथ वो जुटे उनके जीवन में क्रांति हो गई। इस बात से मैं कह सकता हूं कि हां, वास्तव में ये जो विचार खापर्डे साहब ने प्रारंभ किया कि एक कैडर की निर्मित, एक कार्यकर्ता की निर्मित अपने आप में एक क्रांति है, ये मुझे सही विचार और ये समाज जीवन में सफल होता हुआ विचार दिखाई देता है। आप अपने बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको बाबा साहब, फुले साहब, संतों की विचारधारा, कबीर साहब, रैदास साहब, इनके विचारधारा से बेनिफिट हुआ, जिन्होंने उस विचार को, मेरे अपने दोस्त जो बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, जिन्होंने एजुकेशन को महत्व नहीं दिया, वो आज भी मजदूरी कर रहे हैं। मैं जाता हूं गांव की तरफ, उनको देखता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर वो पढ़ लेते तो शायद उनकी जिंदगी इतनी दूभर नहीं होती। लेकिन जिसके मां बाप ने अपने बच्चे को कर्तव्य समझ करके शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया, उसको प्रेरित किया और उसको शिक्षित किया, घर से उसको प्रेरणा दी, उनके जीवन में क्रांति हो गई। ये सामाजिक जीवन की बात बोल रहा हूं। लेकिन मैं दूसरा एक संदर्भ देके अपने इस व्याख्यान को यहां क्लोज करूंगा, क्योंकि हम शाम को एक व्याख्यान रखे हैं, इसके ऊपर ये मैं पेपर लिखा हूं, इसको मैं पब्लिश करूंगा, कि हम लोगों ने ये अपने समाज में जो देखा है उसी को मैं सैद्धांतिक भाषा में आपके सामने रखना चाहूंगा। ये परिवर्तन हमने देखा है कि एक जमाना था इस देश में जब बामसेब के माध्यम से बहुजन की परिकल्पना लाई। बामसेब के कार्यकर्ता उस समय 1000, 2000, 5000 से ज्यादा नहीं थे। खास करके 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, 5-10 हजार से कार्यकर्ता नहीं थे, और उसमें से भी बहुत सारे पार्टी में चले गए। बामसेब एक गैर राजनीतिक संगठन है तो उसमें से उधर चले गए। और समाज में जब बहुजन की कंसेप्ट समझा रहे थे तो हमारे समाज के लोग कहते थे कि तुम शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां हैं उनको भी अब तक इकट्ठा नहीं कर पाए। ये भी छोड़ो, एक जाति के लोग, मान लो चमार है या महार है या पासी है, धोबी है, कोई एक जाति के लोग अपनी जाति के अंदर की उपजाति को भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम कहां बात कर रहे हो 6743 जाति को इकट्ठा करने की? तुम्हारे बहुजन का ये जो शब्द है ये खोखला है, ये वास्तविकता नहीं है। समाज में सारे लोग बिखरे हुए हैं, ये एक शब्द में इकट्ठे होने वाले नहीं है। ऐसा भारत में लोग कहते थे। हमारे देश में ये पाया गया, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर के बड़े बड़े नेता लोग भी ये कहते थे, खास करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग ये बड़ा आर्गुमेंट करते थे
कि बहुजन नाम का कोई समाज इस देश में नहीं है। परंतु बामसेब के कैडर लोगों ने इस कल्पना को, इस कंसेप्ट को जब समाज में जाकर के लोगों को समझाया, 1585 का गणित समझाया, इक्वेशन समझाया, मैथमेटिकली प्रूव करके समझाया, और 10 साल के अंदर वो ऐसा विचार स्थापित हुआ कि उस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा जो प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में चलता था महाराष्ट्र में, उन्होंने अपने पार्टी का नाम ही बदल दिया, भारिप बहुजन महासंघ। एक नोमैडिक ट्राइब का लीडर था राठौड़, उसने बहुजन महासंघ बनाया बामसेब से प्रेरित होकर, और उसने अकोला जिला में, मैं अकोला जिला से बिलोंग करता हूं, प्रीवियस अकोला जिला महाराष्ट्र में, वाशिम अकोला, उस एरिया में बंजारा ट्राइब है, नोमैडिक ट्राइब है, उसको रिप्रेजेंट करता था। उसने बहुजन महासंघ बनाया और काफी मात्रा में उसकी पार्टी में मेंबरशिप बढ़ी और सपोर्ट बढ़ा। उधर पार्टी को जिताने के लिए प्रकाश अंबेडकर जी ने, भारिप पार्टी ने, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी भारिप ने बहुजन महासंघ के साथ मर्जर किया और अपनी पार्टी का नाम रखा भारिप बहुजन महासंघ। 10 साल के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग कहते थे कि बहुजन की कंसेप्ट सफल नहीं हो सकती, उन्होंने खुद ही उसको एडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद तो उसका प्रचलन, उस बहुजन शब्द का प्रचलन इतना बढ़ गया 94 के बाद, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई, कि इतना ही नहीं, हमारे लोग तो इसका यूज करने लगे, हमारे दुश्मन भी बहुजन शब्दों को अपने हिसाब से परिभाषित करने लगे। कांग्रेस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई बहुजन का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी। भाई मेजॉरिटी तो हमारे साथ है, बोले कांग्रेस के साथ, तो बहुजन तो हम ठहरे। कांग्रेस के लोगों ने आर्गुमेंट किया। प्रोफेसर कांचाई लैया, प्रोफेसर वेलेरियन रॉड्रिक्स फ्रॉम जेएनयू, प्रोफेसर एक पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गोपाल गुरु और एसके विश्वास, एक ऑफिसर थे यहां पर, इन लोगों ने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दलित बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम। उनके दिमाग में था दलित, लेकिन समाज में बहुजन की धारा चल पड़ी तो उन्होंने उसमें भी जोड़ दिया दलित बहुजन इंटेलेक्चुअल फोरम। हम लोगों ने बहुजन की कंसेप्ट दलित से परे होकर बनाई और वो दोबारा जाके उसको जोड़ने का काम वो करने लगे। और वो ऐसा करने के पीछे उनकी कुछ मानसिकता वो ये भी थी कि ये जो बहुजन शब्द है इसको दूषित किया जाए, उसकी वैल्यू को नीचा किया जाए, दलित उसके साथ जोड़कर, कि ये बहुजन मतलब ये दलित ही लोग हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बहुजन आज भी समाज जीवन में लोगों को समझ में आ रहा है कि 15 बनाम 85 में उनको बहुजन समझ में आता है लोगों को। लेकिन ये जब पेच पैदा हुआ, जब लिखित रूप से आर्गुमेंट किया कि व्हाट इज बहुजन, बहुजन कौन होते हैं, ये तो केवल संख्या है, समाज नहीं पता चलता। D.K. खापड़े साहब ने 3 महीना तक लाइब्रेरी में बैठ के रिसर्च किया पूना में, और कंसेप्ट लाई बहुजन वही है जो मूल निवासी है, और बहुजन वही हो सकता है जो मूल निवासी है। क्यों? माइग्रेटर्स आर ऑलवेज लेस इन नंबर। हमारे देश में स्थानांतर करके आकर के घुसपैठ करके जो लोग रह रहे हैं वो संख्या में कम है। आर्य ब्राह्मण इस देश में जो है कम है, ब्राह्मण तो 3.5% है और सारे मिला के 15% से ज्यादा नहीं है। ये विदेशी लोग हैं, तो जो मूल निवासी होते हैं वही बहुजन होते हैं। बहुजन वही हो सकते हैं जो मूल निवासी होते हैं। सिद्धांत लाए। ये सिद्धांत लाने के बाद, मूल निवासी का मामला लाने के बाद, इवन वो जो दलित बहुजन चला रहे थे वो भी ठंडे पड़ गए। अब देखिए, उनके साथ सरकार की ताकत लगी हुई थी, दलित के साथ आज भी सरकार की ताकत लगी हुई है। सारे प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में रिसर्च के, SC ST के
जो प्रोफेसर होते हैं उनको दलित के नाम से पैसा मिलता है। वो इतनी सरकार की ताकत रिसर्च करने के कितने सारे देश में सेंटर बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, डिपार्टमेंट बनी हुए है, उसमें वो दलित के ऊपर रिसर्च करते हैं, सरकारी पैसे से करते हैं, कितने सारे सम्मेलन करते हैं। परंतु दलित नाम से इस देश में कोई राजनीतिक असर आज तक, देश आजाद हुआ तब से दलित के नाम से कोई असर किसी ने पैदा किया हो, यह हमारे सामने कहीं पर उभर कर नहीं आता। बहुजन के नाम से इस देश की राजनीति पे असर पड़ा, बहुजन के नाम से इस देश में एक पार्टी की मोनोपोली टूटी, और इस देश में आज की तारीख में जो सरकार चल रही केंद्र में, तथाकथित प्रचंड बहुमत की सरकार, वो भी एक गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार है। क्यों गठबंधन करना पड़ा? ये बहुजन की कंसेप्ट से जिन लोगों के दिमाग में ये उनकी दृष्टि ऊंची हो गई कि हम भी अपने पैरों पे खड़ा रह के अपनी पार्टी बना सकते हैं, तो मूल निवासी समूह के कई लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई, और वो टूटे कहां से? आर्य ब्राह्मणों की पार्टी से टूटे, वो कांग्रेस से टूटे, वो कम्युनिस्ट से टूटे, वो बीजेपी से टूटे। उन्होंने अपने राजनीतिक गुट बनाए। अब इनको कंट्रोल करने के लिए उनको गठबंधन करना पड़ रहा है। ये काम छोटा किया, ये काम इतना सा है। मूल निवासी बहुजन जो बामसेब के कैडर ने किया, उसने आज की तारीख में आर्य ब्राह्मणों के नाक में दम कर रखा है। ये अपने आप में इतने कम समय में, कम रिसोर्स में, कर्मचारी होते ही कितने हैं देश में, कम समय में, कम रिसोर्स में ये नया विचार समाज जीवन में संचालित किया, और दुश्मन आज की तारीख में हैरान है, वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि वो इस देश में अपने आप को कैसे कहे कि मूल निवासी है। इसको बंद कर दो। दुश्मन हमारे सामने, एक हम कह रहे हैं आर्य ब्राह्मण विदेशी है, कोई दुश्मन हमारे सामने आके ये नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं मैं भी यहां का हूं, उसकी हिम्मत नहीं है कहने की। हमारे में से कुछ लोगों करके नहीं आ रहे, वो भी इधर ही के हो सकते हैं, कई दिनों से रह रहे, उनको भी क्यों तुम बता रहे हो विदेशी है। ये उनकी परेशानी हो गई, और हमारे लोगों का मनोबल बढ़ गया। ये हमारे अपने कोई भी समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए, स्वाभिमान सुरक्षित रखने के लिए, डिग्निटी अपहोल्ड करने के लिए उसका मनोबल ऊंचा होना जरूरी है। और मनोबल, उसकी संख्या, उसका इतिहास, उसकी सभ्यता, उससे उसका मनोबल बढ़ता है, उसके मानवीय मूल्यों से उसका मनोबल बढ़ता है। वो एक कैडर हमारे हम देखते हैं कि बामसेब के माध्यम से जो कैडर इस देश में निर्माण हुआ, उसके अंदर वो मनोबल ऊंचा हो गया, और इस देश की सत्ता शासन जो है उसको अपने हाथ में लेना चाहिए, ऐसी वो महत्वाकांक्षा रखता है, उसके लिए वो काम कर रहा है। तो वो कैडर जो निर्माण हुआ, वो वास्तव में जितनों के अंदर ये समझ पैदा हो गई, वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ेगी, ये कुछ स्तर पर है, वो दूसरे स्तर पर भी आगे बढ़ सकती है। एक लास्ट बात बोल के मैं अपने आर्गुमेंट को खत्म करता हूं कि कैसे एक कार्यकर्ता का निर्माण अपने आप में क्रांति है। खापर्डे साहब जब मर रहे थे, मतलब उनको कैंसर हुआ, डेथ बेड पर थे, मैं बॉम्बे में पढ़ता था टाटा इंस्टीट्यूट में, हमारे पास खबर आई हॉस्टल में कि खापर्डे साहब की तबीयत बहुत खराब है और लगता है कि जिएंगे नहीं, इनका ऑपरेशन हुआ है कैंसर का। तो हम जाने के लिए, मिलने के लिए जाने के लिए सोच ही रहे थे, तो दूसरे दिन शाम को खबर आ गई कि नहीं, वो नहीं रहे। हम रात में ट्रेन पकड़ करके बॉम्बे से पूना पहुंचे, 2-3 साथी स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था तब, स्टूडेंट साथी हम पहुंचे। वहां जाने के बाद हमको पता चला कि खापर्डे साहब जब गुजर रहे थे, तो उससे पहले कार्यकर्ता ने उनको शहद चखने के लिए कहा, एनर्जी के सोर्स के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये शहद अभी मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, जो बामसेब चला रहे हैं उनको इसको खिलाओ। उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता जिसके लिए उन्होंने कहा, क्योंकि वो गद्दार निकला, लेकिन उसको कहा क्योंकि वो संगठन का उस समय अध्यक्ष था। तो उन्होंने उस भावना से कहा कि उनको आगे बढ़ाओ। अब उनके ज्यादा समय, शक्ति नहीं थी, तो उतना कहा उन्होंने, उसके बाद वो बोले नहीं।
और उनकी सांस निकल गई। हम वहां बैठे और जाते समय हमने दिन भर कुछ नहीं खाया, रात में भी हम उधर से निकले, हम खाना नहीं खाए। शाम को कहीं खाना खाने का, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ 9-10 बजे रात में, वापस जाने के लिए हम खाना खाने के लिए हम बैठे, थके हुए थे। तो हम पूना स्टेशन पे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। इसको बंद कर दो, तो सीढ़ियां चढ़ने से मेरी सांस फूली। तो मैंने कहा कि मेरी सांस फूल रही है, थोड़ा हम साइड में रुकते हैं, खाना भी नहीं खाया। तो दूसरे साथी ने कहा, जिसने तुम्हारी सांस फुलाई उसकी तो निकल गई, जिसको देखने के लिए आए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी सांस फूली, उसकी तो निकल गई, तुम्हारी फूल रही है। इसका मतलब क्या है? वो अपनी सांस छोड़ते हुए हमारे अंदर सांस भर गए, हौसला भर गए, और हमें ये एहसास होने लगा कि अब तो ये जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है। मतलब कार्यकर्ता का निर्माण देखिए कैसा होता है कि एक कार्यकर्ता जब प्रेरित होता है किसी से, तो उसकी जो ताकत, जिसने प्रेरित किया उसकी ताकत दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वही प्रेरणा, जिस प्रेरणा से वो आदमी चल रहा था, दूसरा आदमी चलने लगता है। काम रुकता नहीं है, वो काम, परिवर्तन का काम, लोगों का मन बदलने का काम, लोगों को प्रेरित करने का काम, वो आगे बढ़ता है और एक से दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। और जो काम करने के लिए ज्यादा समय लग सकता है वो कम समय में होता है, क्योंकि उसका ग्रुप बनता है। इसलिए साथियों, कार्यकर्ता का निर्माण अपने आप में एक क्रांति है, क्योंकि कार्यकर्ता जब एक कैडर बनता है, एक ट्रूप बनता है, तो बहुत समय लगने वाला काम कम समय में उसको कर देता है। यही आज के इस विषय का मर्म है, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए ये जो काम उन्होंने किया कि अपनी प्रेरणा दूसरों को दी, अपने कर्तव्य से, अपने विचार से और अपने समय लगा करके वो हम करें और अपने दूसरों को दे, तो ये जो रिवॉल्यूशन हम इस देश में संविधान के अनुसार देश में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो काम कम समय में हम पूरा कर सकते हैं। इतना ही इस अवसर पर कहते हुए मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।